हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 के पार्ट 2 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इसके पार्ट 1 को आपने नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 5 से शुरू किया जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों नहीं पहुँचाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों नहीं पहुँचाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचना का वर्णन करें और कार्यविधि के साथ। इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है, कीटों में ट्रैकिया द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से वहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो वह नहीं पाए जाते हैं। कीट जैसे ग्रास हाफर, तिलचट्टा, मक्खी आदि के श्वसन की विशेषता यह है कि इसमें ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे ऊतक को पहुंचाता है। इसका कारण रक्त में हीमोग्लोबिन को न होना है। अगला क्वेश्चन हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। मानव के श्वसन अंग कार्य शुद्ध वायु को शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना इसके प्रमुख भाग्य हैं। पहला है नासा द्वार एवं नासा गुहा। नासा द्वार से ही वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक के छोटे छोटे और बारीक बाल होते हैं जिसमें वायु छन जाती है। उसकी धूल उनसे स्पर्श कर वहीं रुक जाती है। इस मार्ग में स्लग की परत इस कार्य में सहायता करती है। वायु नम हो जाती है। यहाँ पे जो हम लोगों का नाक होता है उसी को नासा द्वार या नासा गुहा बोला गया है। और यहाँ पे ग्रसनी ग्लॉटिक्स नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लॉटिक्स त्वचा के एक उपार्थरिक कपाट एपिग्लोटिक्स को ढका रहता है। यहाँ पे एक चित्र है। यहाँ पे नासिका बेसम, यहाँ पे नासिका बेसम है, यहाँ पे मुख और यहाँ पे ये गला दिखाया गया। यहाँ पे लैरिक्स, यहाँ पे ट्रैकिया है और यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे फेफड़ा बताया गया है और यह हृदय, यहाँ पे डायफ्राम में है, यहाँ से यहाँ तक डायफ्राम है। यहाँ पे ब्रोकस और ये ऐसे ही यहाँ पे वायु कोष्ठ है, यहाँ पे रिटल्स है। और आगे देख लेते हैं। आगे मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना जो चित्र दिया गया है उसका नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे श्वास नली उपस्थि में बनी हुई श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वास नली बनती है। यह वलयों से बनी होती है जो सुनिश्चित करती है कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न करे। अगला यहाँ पे है फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जो गुब्बारे जैसे रचना में बदल जाती है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध करती है जिसमें गैसों के विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं का विस्तरण जाल होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। यानी कि मनुष्य में जो श्वसन क्रिया उसका वर्णन करने के लिए हो रहा है तो इसमें विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। मानव के शरीर तंत्र का कार्य शुद्ध वायु को
शरीर तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। पहला वही हो गया, यहाँ पे नासा द्वार या नासा गुहा, और यहाँ पे ग्रसनी, वो जो पहले क्वेश्चन में बताया गया था वही यहाँ पे है। और आगे देख लेते हैं, वही यहाँ पे दिया गया है। इसका कार्य देख लेते हैं। वो तो वहाँ पे इसका रचना तो बता दिया गया था, यहाँ पे इसका कार्य सिर्फ देख लेते हैं। इसका कार्य है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। जब हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इससे पक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चूस ली जाती है। वह विस्तृत कुपिकाओं को ढक लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का विशेष आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ऑक्सीजन का अवशोषण तो समझिए होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन यानी कि बाहर निकलना। और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के भीतर अंतर स्पष्ट करें। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। श्वसन सजीवों का अति अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीजन कोशिकाओं में होता है। श्वसन वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिका में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 फिर से कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि श्वासोच्छ्वास में श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रश्वास एवं उच्छ्वास को सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहलाती है। नासिका द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाना, जहां ऑक्सीजन के रक्त में चला जाता है तथा रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बीच हवा के साथ बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को अगला है हमारा दूसरा। श्वसन दो क्रिया अर्थात प्रश्वास तथा उच्छ्वास के द्वारा पूर्ण होता है, जबकि श्वासोच्छ्वास में श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। और यहाँ पे 9वां और लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका श्वसन का वर्णन करें। कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है, इसीलिए इसे कोशिका श्वसन कहते हैं। संपूर्ण कोशिका श्वसन की दो अवस्थाएं अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में विभाजित किया गया है। अवायवीय श्वसन पहला देख लेते हैं। अवायवीय श्वसन यह श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। इस क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका यहाँ पे श्वसन की पूरी क्रिया को एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो आप इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। कोशिकीय श्वसन का वर्णन ऊपर किया गया है। प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस क्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, अतः उनमें निहित ऊर्जा पाइरूवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। पाइरूवेट आगे स्थित निम्नलिखित तीन प्रकार
तीन प्रकार होती है। पहला यहाँ पे पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया किण्वन कहलाती है जो ईस्ट में होती है। क्रिया किण्वन कहलाती है जो ईस्ट में होती है। और दूसरा, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। यहाँ पे संचय होगा, संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण क्रैम्प्स या तकलीफ होने लगता है। और यहाँ पे तीसरा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पे वायवीय श्वसन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण में बना पाइरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनते हैं। इसके साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। एटीपी विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं संचालित होती है।